Good morning, students. Today we will start next topic, chapter 2 in history, a closer look the Chola dynasty. किस डायनेस्टी का करेंगे? चोला डायनेस्टी. फ्रॉम उरायूर टू थंजावुर. ये दोनों साउथ इंडिया में है. दोनों देखते हैं चोला डायनेस्टी का जो एरिया था वो कहाँ से कहाँ तक था. यह है पूरा चोला डायनेस्टी. यह है उरायूर और यह है थंजावुर. उरायूर टू थंजावुर. तो देखते हैं कैसे इस्टेब्लिश की थी चोला डायनेस्टी को. हाउ डिड चोलाज राइज टू पावर, यानी चोलाज कैसे पावर में आए. देखते हैं पहले पल्लवाज. जो पल्लवाज जो है, पांड्याज, पल्लवाज, चेराज एंड चोलाज, ये सारे साउथ इंडिया के प्रोमिनेंट डायनेस्टीज हैं. तो पल्लवाज, मुथरयार, यानी मुथरयार सामंत टू पल्लवाज होल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा थंजावुर. ये जो थंजावुर है कावेरी डेल्टा है. ये जो कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये जो सारे रिवर्स है ना, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, तो ये सारे डेल्टा है जो काफ़ी फर्टाइल है. तो इसी कावेरी रिवर के डेल्टा में एक थंजावुर है और एक उरायूर है. तो उरायूर में पहले पल्लवाज डायनेस्टी के मुथरयार, जो यहाँ के सामंत थे, वो रूल करते थे. और यहीं से विजयालया चीफ फैमिली ऑफ उरैयार डिफीटेड मुथरयार एंड कैप्चर्ड थंजावुर. यानी ये जो विजयालय था, विजयालय वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी. तो चीफ फैमिली बिलोंग टू चीफ फैमिली ऑफ उरायूर डिफीटेड मुथुयार एंड कैप्चर्ड थंजावुर. तो थंजावुर को कैप्चर कर लिया विजयालय ने और एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, चोला डायनेस्टी. ही बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावुर. तो उसने थंजावुर टाउन बनाया. एंड ए टेम्पल फॉर गोडेस, जो गोडेस है, देवी है, टेम्पल बनाया. निशंभ बासुदी, यानी जो इसका नेम है, टेम्पल नेम है निशुंभ बासुदिनी. निशुंभ बासुदिनी का टेम्पल है, जिसको इसी गोडेस है, उसका टेम्पल विजयालय ने थंजावुर में बनाया. द सक्सेसर्स ऑफ विजयालय, यानी विजयालय के जो सक्सेसर थे, जो उसके बाद के रूलर्स थे, कंकर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड किंगडम्स, यानी आसपास के जो नेबरिंग रीजन्स थे उनको भी, जो विजयालय के जो सक्सेसर थे, उन्होंने अटैक किए और अपने एम्पायर में उनको शामिल किया. फर्दर एक्सपेंशन टुक प्लेस अंडर द राज राजा, यानी उसके बाद में जो इसी का जो सक्सेसर हुआ था बाद में विजयालय का, राज राजा फर्स्ट, जिसको हम वन बोलते हैं. ही इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर. यानी ये जो रूलर था राज राजा, वो काफ़ी पावरफुल एंड प्रोमिनेंट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी. राज राजा के बारे में देखते हैं. राज राजा बिकेम किंग इन 1985, यानी 985 में रूलर बना. ही एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द एरिया, यानी पूरा जो साउथ इंडिया का जो एरिया है उस पर कंट्रोल हो गया इसका पूरा. रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, यानी दोबारा से उसको रीऑर्गेनाइज किया. जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, पहले वाले जो रूलर्स थे उनका रीऑर्गेनाइज किया. इसके बाद में जो फेमस रूलर है इम्पोर्टेंट, राजेंद्र फर्स्ट, सन ऑफ राज राजा. राज राजा का जो सन है. ही ऑल्सो कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, यानी इसने भी जो एक्सपेंशन की पॉलिसीज थी, यानी अपने एम्पायर को इंक्रीज करना, बढ़ाना, इसने भी लगातार जारी रखी. एंड इवन रेडिड द गंगा वैली, और इसने गंगा वैली तक रेड यानी अटैक किए. गंगा वैली यहाँ तक, ये जो दिख रहा है ना, ये तो ये गंगा वैली तक इसने अटैक किया. गंगा वैली, श्रीलंका, जो श्रीलंका है, यहाँ अटैक किया. एंड कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडोनेशिया, मलेशिया, जो थाईलैंड है, वो इधर है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में भी इसने अटैक किए. अब इससे हमें एक चीज़ का पता लगता है कि उस टाइम में 989 सेंचुरी में भी हमारी जो रूलर्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे, और उन्होंने यानी अदर कंट्रीज़ पे भी अटैक किए, क्योंकि इनकी जो नेवल पावर थी, नेवी थी, वो काफ़ी पावरफुल थी.
नेक्स्ट टॉपिक, स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। जो स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगई कोंडा चोलापुरम। जो गंगई कोंडा चोलापुरम है, ये भी राजेंद्र फर्स्ट ने इसको इस्टेब्लिश, यानी यहाँ पे नया एक सिटी बसाया था जिसका नाम था गंगई कोंडा चोलापुरम। built by Raj Raja and Rajendra first are आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। यानी ये काफ़ी ज़्यादा जो ये टेम्पल्स हैं वो काफ़ी आर्किटेक्चरल स्प्लेंडेड हैं, यानी भव्य हैं, शानदार है। तो ये जो स्कल्पचर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे शानदार, इनकी जो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है वो काफ़ी यूनिक है। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्ली ऑफ सेटलमेंट्स। यानी जो टेम्पल होते थे न्यूक्ली यानी सेंटर, सेटलमेंट यानी आसपास लोग इनके अपना सेटलमेंट बना लेते थे। जैसे कौन कौन होते थे इनमें, जैसे जो क्राफ्ट पर्सनस हैं, प्रिस्ट हैं, गार्लैंड मेकर्स हैं, तो ये सारे क्या है वहीं आसपास मंदिर के अपना सेटलमेंट बना लेते थे। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन अराउंड टेम्पल्स। यानी जो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे वो टेम्पल के चारों ओर अपने सेटलमेंट बना लेते थे। टेम्पल्स वर ऑल्सो गिवन लैंड बाय रूलर्स एंड अदर्स। यानी जो टेम्पल होते थे इनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी रूलर्स के द्वारा या जो रिच मर्चेंट्स ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज फॉर मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्क एंड लिव नियर टेम्पल। यानी जो भी लैंड ग्रांट, जो ज़मीन जो लैंड दी जाती थी टेम्पल को, उससे जो प्रोड्यूस होता था उसी का यूज़ किस में करता था, किस में किया जाता था, मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट। यानी जो भी वहाँ पे काम करते थे, जो भी आर्किटेक्ट का काम करते थे, मेंशन थे, जो लेबरर्स थे, गार्लैंड मेकर्स, प्रीस्ट, आर्टिस्ट, डांसर, म्यूजिशियन, इन सभी को इन्हीं से पे किया जाता था। जैसे प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर एक्सेट्रा। वी कैन से दैट टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप। यानी टेम्पल है वो केवल ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं थे, यानी पूजा स्थल ही नहीं थे। दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। यानी वो अदर जैसे एक्टिविटीज़ के केंद्र भी थे, जैसे इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, तो यानी ये सारी एक्टिविटीज़ के भी हब थे। टेम्पल्स देयर वर मैनी क्राफ्ट एसोसिएटेड विद इट। यानी कई तरह की क्राफ्ट जो स्किल्स हैं वो यूज की जाती थी टेम्पल्स में। द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज। अब नेक्स्ट जो है जो स्प्लेंडिड टेम्पल्स हमने पढ़ा, उसके बाद में है जो ब्रोंज स्कल्पचर्स हैं, जो पीतल की जो स्कल्पचर है, मूर्तियां हैं। द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेज वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। यानी यहाँ की जो आर्ट थी मेकिंग स्कल्पचर वो काफ़ी डिस्टिंक्टिव थी, यूनिक थी। ब्रोंज इमेज ऑफ चोला पीरियड वर कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी सबसे ज़्यादा सुंदर होती थी, सबसे ज़्यादा फाइन होती थी चोला की जो स्कल्पचर होती थी, ब्रॉन्ज इमेज होती थी। वाइल मोस्ट इमेज वर ऑफ डेटीज़। यानी ज़्यादातर जो इमेज होती थी वो किसकी बनी होती थी, डेटीज़ यानी गॉड एंड गॉडेसेस की। समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल। और कई बार जो इमेजेस हैं वो डिवोटी की भी बना देते थे, जो भक्त लोग हैं जो वर्शिप करते हैं गॉड की, उनकी भी स्कल्पचर बनाते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। चोलाज फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यानी चोलाज जो डायनेस्टी के रूलर्स थे तो उन्होंने फोकस किस पे दिया, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट। अंडर चोला पीरियड, जो चोला पीरियड था उसके जो अंडर लार्ज स्केल कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड। यानी जो पहले भी कल्टीवेशन स्टार्टिंग से हो रही है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा है वहाँ से स्टार्ट है, लेकिन जो लार्ज स्केल पे जो कल्टीवेशन है वो चोला डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था, चोला रूलर्स ने। फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, लैंड वर लेवल्ड। यानी फॉरेस्ट को क्लियर किया गया और लैंड को लेवल किया गया ताकि उस पर कल्टीवेशन किया जा सके। इम्बैकमेंट्स वर मेड टू प्रिवेंट फ्लूडिंग। यानी इम्बैकमेंट क्या होता है मुझे देखते हैं, जैसे ये जो रिवर है, यानी जो नॉर्मल टाइम होता है उसमें फ्लो करती है यहाँ तक,
जैसे रेनफॉल के टाइम में, बारिश के टाइम से फ्लड आती है तो इसका एरिया यहाँ तक बढ़ जाता है। तो यहाँ रहने वाले जो भी लोग हैं वो सारे यानी बाढ़ से प्रभावित हो। तो इससे बचने के लिए तो क्या करते थे, जैसे ये रिवर है तो यहाँ पे बड़े बड़े एम्बैंकमेंट बना देते थे, यानी तटबंध कह सकते हैं हम इसको, जैसे दीवार टाइप। Embankment were made to prevent flooding and canal were constructed to carry water to the field. In many areas, 2 crops were grown in a year. यानी एक साल में 2 crops ग्रो की जाती थी। तो एक जो क्रॉप होती है वो तो रेनफॉल से हो जाती थी, लेकिन जो बाद वाली जो अभी जो रबी क्रॉप्स हैं वो किसमें होती हैं, इसमें रेनफॉल नहीं होता है। तो जैसे कावेरी रिवर है, यहाँ फ्लो कर रही है, तो जैसे यहाँ फील्ड है, जो खेत हैं, तो यहाँ से कावेरी रिवर के वाटर को यहाँ वाटर पानी को लाने के लिए कैनल बना दी जाती थी। तो चोला रूलर्स ने इरिगेशन के डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। टू प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स वर मेड, यानी जो वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए क्रॉप्स को कई तरह के आर्टिफिशियल अरेंजमेंट किए गए। ए वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज फॉर इरीगेशन, यानी कई तरह के मेथड्स का यूज़ किया गया इरीगेशन में। देखें फॉर एग्जांपल, जैसे वेल्स वर डग, यानी बहुत सारे कुएं खोदे गए। टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, तो रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए टैंक्स का कंस्ट्रक्शन किया गया। कैनल्स वर यूज टू सप्लाई वाटर, यानी कैनल्स का भी यूज किया गया वाटर सप्लाई के लिए। दीज होल वर्क्स रिक्वायर्स प्लानिंग, यानी ये सारे जो वर्क हैं, कैनल बनाना, वेल्स खोदना, ये सारे क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है इस तरह के काम करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग वैरायटी ऑफ इश्यूज़, यानी कई तरह के इश्यूज़ हैं, उनको मेंटेन, ऑर्गेनाइज और प्लान किया जाता है। रूलर्स एंड पीपल लिविंग इन विलेज टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटी, यानी रूलर्स भी इंटरेस्ट लेते थे और जो पीपल लिविंग इन द विलेज एरियाज वो भी इन एक्टिविटीज़ में, यानी इन सारी एक्टिविटीज़ में अपना पार्टिसिपेट करते थे। नेक्स्ट है टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर चोला एम्पायर का है, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने इसमें चोला एम्पायर। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे ऑर्गेनाइज था, ये देखेंगे। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट, यानी जो सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स को बोला जाता था उर, यानी ये जो सेटलमेंट है पीजेंट के, इनको बोला जाता था उर। ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस यानी बहुत सारे उर, जैसे एक उर हो गया, एक इधर हो गया, तो ये सारे उर मिलके विलेजेस, और विलेजेस के ग्रुप को नाडू, यानी तमिलनाडु, जैसे इसी से आया है तमिल यानी लैंग्वेज, और नाडु ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जो तमिल बोलने वाले लोग हैं उसी से तमिलनाडु। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं बहुत सारे विलेज लेवल पे विलेज काउंसिल और नाडू लेवल पे नाडू काउंसिल कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करती थी, जैसे प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, यानी कौन कौन से कार्य हो गए, वर्क हो गए, जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। Peasant of Velalla caste had a major कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू, यानी नाडू जो है तमिलनाडु में है, काफ़ी प्रोमिनेंट कास्ट ग्रुप है जिसको बोलते हैं वेलल्ला। तो वेलल्ला काफ़ी प्रोमिनेंट ग्रुप है और उस टाइम पे काफ़ी प्रोस्पेरस ग्रुप भी था, पीजेंट ग्रुप था। सम रिच लैंड ओनर्स वर गिवन टाइटल्स फ्रॉम चोला किंग्स, यानी इन्हीं में से जो कुछ ज़्यादा जो पावरफुल जो पीजेंट होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, उनको चोला जो किंग्स हैं वो टाइटल्स देते थे, जैसे मुवेंदा वेलन, जो टाइटल है ये मुवेंदा वेलन, तो इसका मीनिंग है, मतलब है ए पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, यानी मुवेंदार जो हमने 6 क्लास में पढ़ा था उसका मतलब था जो 3 किंग्स थे, चोला, पांड्याज एंड चेराज। तो इसी तरह मुवेंदा वेलन ए पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। और उसके बाद में अरायू यानी अरायर
का जो टाइटल था उसका मीनिंग है चीफ। अरैयार होता है चीफ, यानी जो तमिल लैंग्वेज के वर्ड है तो इसी तरह के हैं, इनको बार बार हम बोलेंगे, रिपीट करेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगे। विद दीज टाइटल्स दे वर इंटरेस्टेड विद इम्पोर्टेंट ऑफिसेज, यानी इन टाइटल्स के अलावा भी ये कई तरह के उनको ऑफिसेज दिए जाते थे, पद दिए जाते थे। तो जैसे राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू, जस्टिस, तो ये सारे अदर जो फंक्शंस है वो भी करते थे। नेक्स्ट है ब्राह्मणाज रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा दया, यानी जो ब्राह्मण्स को जो लैंड ग्रांट दी जाती थी, क्यों दी जाती थी, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो ब्राह्मण्स हैं वो प्रशस्ति लिखते थे किंग्स के लिए, तो उसी के लिखने के एवज में उनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। तो जो लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को दी जाती थी किंग के द्वारा, उनको बोला जाता था ब्रह्मा दया। क्या बोला जाता था? ब्रह्मा दया। लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण्स सेटल्ड इन द कावेरी वैली, ये जो कावेरी वैली है, तो कावेरी वैली है, यहाँ पे बहुत सारे जो ब्राह्मण्स हैं वो भी सेटल हो गए। तो ये है जो कावेरी वैली है, ये कावेरी रिवर वैली, तो ये काफ़ी फर्टाइल डेल्टा है। अभी डेल्टा के बारे में हमने पिछले जो वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे ये है सी और ये है रिवर, तो रिवर जब सी में गिरने से पहले कई तरह की जो कैनल्स बनती हैं, तो ये होते हैं डेल्टा, तो ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं। तो इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल में है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। तो कावेरी वैली में काफ़ी ब्राह्मण्स भी सेटल हो गए। अब सभा, व्हाट वाज सभा देखें, असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स, यानी ये जो मुवेंदार थे ये पीजेंट ग्रुप था, ये जो पीजेंट में लैंड ओनर्स होता था उनको बोलते थे मुवेंदा वेलन, और जो ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स होते थे उनको बोलते थे सभा, असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड ओनर्स। दे लुक्ड आफ्टर ब्रह्मा दया, यानी सभा का काम क्या होता था? ब्रह्मा दया, यानी जो ब्राह्मण्स को जो लैंड ग्रांट मिली हुई है उसकी देखभाल करना। दे वर्किंग ऑफ सभा वाज रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस, यानी हमें इस सभा के बारे में कहाँ से पता लगा है? ये हमें एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिससे हमें इस सभा के बारे में पता लगा है। अभी देखेंगे कि जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ से मिली है। चलो पहले ही देख लेते हैं जो इंस्क्रिप्शन मिली है। हु कुड बी ए मेंबर ऑफ सभा, यानी कैसे इसका इलेक्शन होता था और कौन इसमें मेंबर बन सकता था। तो ये उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, यानी उत्तरा मेरूर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ से हमें एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें सभा के बारे में लिखा गया है। इंस्क्रिप्शन रिटन टेक्स्ट ऑन हार्ड सरफेस ऑफ स्टोन एंड मेटल, यानी जो स्टोन के ऊपर कुछ लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन, या कोई मेटल के ऊपर। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ सभा शुड बी ओनर ऑफ लैंड, यानी पहला जो कंडीशन क्या है उसके पास, यानी वो लैंड ओनर होना चाहिए। फ्रॉम विच लैंड रिवेन्यू इज कलेक्टेड, और लैंड भी कैसी हो जिससे लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता हो। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, यानी उनके खुद के ओन होम्स हो। दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज, यानी एज जो लिमिट है वो कितनी है? 35 to 70। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, यानी वेदास की नॉलेज हो। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, यानी ऑनेस्ट हो और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स हैं उसमें भी वो यानी अच्छा जानकार हो, वेल वर्स्ड। If anyone has been member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee, यानी जो कमेटी होती थी, जैसे एग्जांपल के लिए इरिगेशन कमेटी, टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी, तो इनकी अलग अलग कमेटीज होती थी। तो एक कमेटी का मेंबर ओनली 3 इयर्स में एक बार ही बन सकता है। एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, यानी जो जिनके जो अकाउंट हैं, जो जैसे कोई कर्जदार है वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, या उसका कोई भी रिलेटिव कर्जदार है वो भी, यानी डेप्टर है वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये सारी कंडीशंस किसके लिए हैं? टू बिकम ए मेंबर ऑफ सभा।
तो जो इंस्क्रिप्शन हमें मिली है उत्तरामेरूर जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ से मिली है। अनदर इम्पोर्टेंट ग्रुप वाज नगरम, और जो सेकंड है इसमें नगरम के बारे में भी है। तो नगरम कौन, व्हाट वर नगरम, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, कौन होते थे, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स की। ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स, यानी विलेजेस में कौन रहते हैं, पीजेंट। तो जैसे मोइंदावेलम विलेज में, सभा भी विलेज लेवल पे, यानी ये सब पीजेंट ग्रुप है। और ये जो सिटी लेवल है यानी टाउन्स में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन करते थे, नगरम। इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, ये जो हमने पढ़ लिया, इसमें इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अस द डिटेल अबाउट ऑफ सभा। सभा है सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर वेरियस वर्क्स, कमिटीज फॉर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन, टेम्पल वर्क्स। ठीक है, तो इलेक्शन प्रोसेस हमने अभी इसमें देख लिए वे कंडीशंस। अब टाइप्स ऑफ लैंड देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ लैंड है, चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, यानी जो इंस्क्रिप्शन है चोला इंस्क्रिप्शंस में कई तरह की कैटेगरीज हैं लैंड की। जैसे वेलन वेगई, यानी पहली जो कैटेगरी है वो है वेलन वेगई। लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणा पीजेंट प्रोप्रिएटर्स, यानी जो ब्राह्मण नहीं है, नॉन ब्राह्मण पीजेंट है, उनको बोलते थे उस लैंड को वेलन वेगई। आगे है ब्रह्मा दया, जिसको हमने अभी पढ़ा भी है वीडियो में। लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास, यानी जो ब्राह्मण्स के पास जो लैंड होती थी, जो लैंड ग्रांट के रूप में किंग के द्वारा उनको दी जाती थी, उसको बोलते थे ब्रह्मा दया। आगे है साला भोगा, यानी साला भोग। लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, यानी स्कूल की मेंटेनेंस के लिए जो लैंड ग्रांट दी जाती थी किंग के द्वारा, उसको बोलते थे साला भोगा, यानी पाठ साला बोलते हैं, तो उसी तरह साला भोगा। आगे है देवदाना तिरुना मट्टा कानी, यानी तिरुना मट्टू कानी, देवदाना। लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, यानी टेम्पल्स को जो लैंड ग्रांट गिफ्ट में दी जाती थी किंग्स एंड अदर जो प्रोमिनेंट्स ग्रुप्स थे, पावरफुल डोमिनेटेड ग्रुप्स, उनके द्वारा, उसको बोलते थे देवदाना। नेक्स्ट है पलित चांदम, यानी पलिच्चा चांदम। लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस, यानी जो जैन रिलीजन के जो इंस्टीट्यूशन थे उनको जो डोनेट की जाती थी लैंड, उसको बोलते थे पालिचंदम। ओके, थैंक यू। चैप्टर completed and question answer we will do in next video. Thank you.